Hello everyone, welcome back to my channel Chemophilic Lorica. I hope you all are doing well and students, I hope आप ये टाइम प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे होंगे to clear your concept, to strengthen your concepts and to prepare yourself for upcoming competitive exams, right? And you guys also know that success is not achieved in a single day, right? And you have to do hard work constantly. So I think whenever you'll have command on your subject, then you will be able to achieve desired result, whatever you wish at that time, right? So I think keep yourself alive and updated by doing regular studies, right? And moreover, जैसे कि इस चैनल में मैंने आप +1 और +2 दोनों के एक एक चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं एंड गाइज आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट. न्यूमेरिकल्स की भी मैंने प्रैक्टिस बहुत कराई है. आई होप यू हैव लाइक्ड इट. आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड इन माय अपकमिंग वीडियोस now I'll upload some advanced topics, right? मैंने ऐसा सोचा है कि कुछ advanced topics सब मैं लूंगी so that it will be beneficial for your competitive exams and after that कुछ assignments भी and definitely I hope that it will be very exciting for you guys to solve them. So keep watching my videos, keep unrolling the mystery of chemistry with myself Lorica at my channel Chemophilic Lorica. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +1 के चैप्टर फर्स्ट जो कि आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसी चैप्टर के रिगार्डिंग आपका कंपटीशन फोकस है जो उसके एडवांस टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे जो आपको हेल्प करेंगे IIT जी मेंस एडवांस, राइट, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. अब उसमें आपके कुछ तो थ्योरेटिकल टाइप भी क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस में और कुछ आपके न्यूमेरिकल पार्ट पे, राइट. तो हम दोनों तरह के क्वेश्चंस करेंगे. असर्शन रीजन आपने देखा हो वो आते हैं, कई फॉर्मेट में आते हैं. एमसीक्यूज में भी चारों ऑप्शंस में से कई बार आपका ऐसा होता है एक ही आंसर होता है, कई बार आपके 2 आंसर्स होते हैं. तो हम हर वेरिएशन के क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके रिगार्डिंग उससे पहले कुछ थ्योरी है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो स्टार्ट करते हैं. सो आपने केमिस्ट्री की नॉर्मली, वैसे तो हम नॉर्मली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट उसके कुछ और भी ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं. कई बार वो सिंपल एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, टर्म दे देते हैं और बोलते हैं कि दिस केमिस्ट्री बिलोंग्स टू विच, या उसमें आपकी किस चीज की स्टडी होती है. सो कुछ आपकी जो एडवांस्ड आप कह सकते हो कि ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, उनमें सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री, राइट. बायोकेमिस्ट्री आजकल सब लोग बहुत करने लगे हैं. जैसे बायोटेक्नोलॉजी है वैसे ही बायोकेमिस्ट्री का भी बहुत रोल है. इसमें क्या होता है, बेसिकली आपकी क्या है, ये स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ. बायो अपने आप में उसका मतलब ही क्या है, लाइफ रिलेटेड. सो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, इट इज अ हाइब्रिड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्पेशलाइजेज इन द केमिकल प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि आपका बेसिकली डील क्या करता है, बायो और केमिस्ट्री दोनों में आपस में एक तरह से ब्रिज का काम करता है. जो हमारी बायो की बात आ गई तो इसका मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ह्यूमन आ गए, सब लोग, सबकी बॉडी में जो भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनमें क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, दिस ऑल विल कम अंडर दिस ब्रांच. सो इसका मतलब इस ब्रांच का बहुत रोल है. बायोकेमिस्ट्री आजकल इसीलिए बहुत ट्रेंडिंग ब्रांच है. इसमें स्टूडेंट्स BSc MSc फर्दर करते हैं, रिसर्च भी बहुत अच्छी होती है. दिस इज वन ऑफ द, यू कैन से, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच. नेक्स्ट इज लिम्नोकेमिस्ट्री. लिम्नो वर्ड का मतलब होता है, इट इज रिलेटेड टू लेक्स एंड रिजर्वॉयर्स. इस वर्ड का मीनिंग है. सो नाम से पता लग गया, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर इन लेक्स एंड रिजर्वॉयर्स. लेक्स और रिजर्वॉयर्स में आपके जो भी वाटर प्रेजेंट होता है उसकी क्या क्वालिटी है, उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी स्टडी होती है, दैट विल कम अंडर लिम्नोकेमिस्ट्री. अब उसमें आपकी जो वाटर उसमें प्रेजेंट है उसकी मैनेजमेंट भी है, सैनिटेशन भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है, टेस्टिंग होती है आपकी वाटर की. सो ये सारा किसमें आएगा, लिम्नोकेमिस्ट्री में. नेक्स्ट फाइटोकेमिस्ट्री. फाइटो का मतलब प्लांट्स. सो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से पता लग रहा है कि आपका केमिस्ट्री का यूज कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में. इस ब्रांच में एक्चुअली अब आपकी, जैसे हम नॉर्मली MSc केमिस्ट्री करने जाते हैं, ठीक है, आपके पास सिंपल 3 स्पेशलाइजेशन होती हैं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल. अब क्या होने लगा है, बहुत कई जगह आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, इन सब पे अलग से भी आपकी स्पेशलाइजेशन एज अ काउंट की जा रही है. तो आप इसमें भी MSc कर पाते हो. तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या हो गया, जो भी आपके केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं सो दैट आप उनका यूज कर सको कुछ केमिकल्स को, यूजफुल केमिकल्स को बनाने के लिए लार्ज स्केल पे, ठीक है. और इंडस्ट्री की बात हो रही है तो वहां पे बिजनेस की बात आ गई. इसका मतलब लार्ज स्केल पे बने लेकिन वो कैसा हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो. सो स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल केमिकल्स ऑन अ लार्ज स्केल एट
लो कॉस्ट। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये ब्रांच तो आपको पहले भी पता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब जो आपकी रेडियो एक्टिविटी, जितनी आपकी रेडियो एक्टिविटी रिएक्शंस हैं या इसके रिगार्डिंग जो भी आपके न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हैं, इन सब से जो आपकी केमिस्ट्री पूरी डील करती है, दैट विल कम अंडर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट जियो केमिस्ट्री। जियो का मतलब क्या हो गया? अर्थ रिलेटेड। क्लियर? तो जो आपका अर्थ या दूसरे और प्लैनेट्स पे भी, यूजुअली और प्लैनेट्स पे भी हम कंसिडर कर लेते हैं, मैक्सिमम तो हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं। अर्थ पे या जितने भी आपके बाकी प्लैनेट्स हैं उनमें केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रोसेसेस और जो भी रिएक्शंस हो रही हैं रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, वो सब आपकी जियो केमिस्ट्री में डील की जाती हैं। क्लियर? स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, chemical processes and reactions that govern the composition of rocks and soils। अब आपको लग रहा होगा तो बड़ा सिंपल सी चीजें। एक्चुअली एग्जाम में जब आता है ना तो यूजुअली होता क्या है, आपको एमसीक्यूज दिए हुए जियो केमिस्ट्री और 4 ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं कि चारों सिमिलर लग रहे होते हैं, तो यूजुअली बच्चे उसमें फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि चारों में से कौन सा आंसर होना चाहिए। सो इसीलिए मैं आपको बहुत कुछ चीजें तो आपकी ऐसी बहुत बेसिक है, कुछ ऐसी आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी होंगी शायद, जैसे लिम्नो केमिस्ट्री। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दीज टर्म्स। अब इसकी फर्दर 3 ब्रांचेज हैं, आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री, कॉस्मिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक जियोकेमिस्ट्री। आइसोटोप नाम से पता चल रहा है कि आप इसमें क्या डिटरमिन करोगे, कंसंट्रेशन आप डिटरमिन करते हो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एलिमेंट्स और उनके आइसोटोप्स की। कहां पे? जो कि अर्थ क्रस्ट में हो, अर्थ के सरफेस पे हो, दोनों जगह हो सकते हैं, अर्थ के क्रस्ट में भी और उसके सरफेस में भी। सो डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द आइसोटोप्स इन द अर्थ एंड ऑन अर्थ सरफेस। कॉस्मोस आपको पता है कॉस्मोस का मतलब, वहां पे जितनी भी केमिस्ट्री आपकी डील की जाएगी वो आपकी कॉस्मो केमिस्ट्री में आ जाएगी। तो जितने आपके एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, जो आइसोटोप्स हैं उनके बीच क्या चेंजेस आ रहे हैं कॉस्मोस में, वो सारा एनालिसिस आपका कॉस्मो केमिस्ट्री में आ जाएगा। सो एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, देयर आइसोटोप्स इन द कॉस्मोस, दैट विल कम अंडर कॉस्मो केमिस्ट्री। नेक्स्ट ऑर्गेनिक जियोकेमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक वर्ड से पता लग गया आपका कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, लिविंग बींग्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो स्टडी ऑफ रोल ऑफ प्रोसेसेस, जो भी आपकी रिएक्शंस हो रही हैं, एंड कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग और वंस लिविंग। ये वंस लिविंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले कभी लिविंग थे बट उसके बाद डेड रिमेन्स हैं उसके, जैसे फॉसिल्स वगैरह आपके आ जाएंगे, राइट? तो उसके लिए वर्ड यूज किया है वंस लिविंग, कि कभी वो पहले लिविंग होते थे। तो स्टडी ऑफ रोल ऑफ प्रोसेसेस एंड कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री। नेक्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री, जितने आपकी एप्लीकेशन या जो भी आपकी केमिकल रिसर्च टेक्निक्स हैं जिससे कि आपके फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन बनती हैं, सिंथेसिस होती हैं, वो सब आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आ जाएगी। इसको हम क्या कह देंगे? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो आपके केमिकल्स का रोल, केमिकल रिएक्शंस का यूज करके आप सिंथेसिस करते हो जब फार्मास्यूटिकल्स की सारी टेक्निक्स का यूज करके, दैट इज बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिसर्च टेक्निक्स टू द सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, आप सिंथेसाइज करते हो मेडिसिन से, जितने आपकी इस तरह की चीजें हैं। तब बेसिकली आपकी जो ये आप आगे ब्रांचेस सारी पढ़ रहे हो, ये एक तरह से सारी अप्लाइड ब्रांचेस हैं कि आपने बेसिक केमिस्ट्री को अप्लाई किया है अलग अलग फील्ड्स में, तभी आप उसका क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। नेक्स्ट आपका है पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिकुलर केमिस्ट्री। ठीक है, पॉलीमर सबको पता है कि आप मोनोमर्स होते हैं जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं उसका यूज करके पॉलीमर्स बनाते हो। तो जहां पे आपके केमिकल सिंथेसिस या प्रॉपर्टीज आ गए पॉलीमर्स की या मैक्रोमोलिक्यूल्स की, वो सब किस में आ जाएगी? पॉलीमर केमिस्ट्री। इट डील्स विद केमिकल सिंथेसिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट है आपके कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनके की आपके कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, फॉर्मूले क्या है। ये बहुत बेसिक आपके कंपाउंड्स हैं, बट एमसीक्यू या जब आप एडवांस टॉपिक की बात करते हो आपको बहुत जगह फॉर्मूला, उसका केमिकल नेम नहीं लिखा होता, कई बार कॉमन नेम लिखा होता है। बच्चे को अगर पता ही नहीं होगा फॉर्मूला तो उसके आगे आप न्यूमेरिकल करना है या कुछ भी करना है, आप प्रोसीड नहीं कर सकते। सो ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, लिस्ट बनाई हुई है कुछ केमिकल्स की, ये आपको पता होनी चाहिए कि इनकेस अगर कहीं आए तो आप उससे कोरिलेट कर सके। कुछ मैं इसमें डिस्कस कर देती हूँ। जैसे पहला क्या है? पोटैश एलम। एलम आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, डबल सॉल्ट्स में आता है ये। एलम, पोटैश एलम दोनों अलग अलग है। पोटैश का मतलब क्या हो गया कि आपने पोटेशियम का यूज किया है। एलम देखिए आपका क्या नाम था इसका केमिकल नेम? एमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, क्लियर? यानी कि एमोनियम का सल्फेट, एल्यूमिनियम का सल्फेट, दोनों का आपके सल्फेट्स ही हैं, सॉल्ट्स। ये दो अलग अलग सॉल्ट्स हैं, तभी इनको डबल सॉल्ट्स कहा जाता है। अब बच्चों को यही नहीं पता होता NH4 ट्वाइस आएगा या थ्राइस आएगा, क्या आएगा। सो आपकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो क्लियर होने चाहिए
इट इज बेस्ड ऑन वैलेंसी। जब आप जैसे छोटी क्लास में 8th 9th में आप क्या करते थे, सॉल्ट्स का फॉर्मूला लिखना सीखते थे कि एल्यूमिनियम सल्फेट बोल रहे हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, सोडियम सल्फेट बोल रहे हैं तो क्या फॉर्मूला होगा। क्लियर। एलम क्या हो गया, अमोनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसके साथ क्या है 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पोटैश एलम में क्या हो जाएगा, K2SO4, Al2SO4 थ्राइस, यहाँ पे भी 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको इनके फॉर्मूला भी पता होने चाहिए और इसके नाम भी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अब बेकिंग सोडा बहुत फेमस है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर बहुत है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अब कई बच्चों को फॉर्मूला पता होता है लेकिन इसका नाम नहीं पता होता। अगर आपको ऑप्शंस में दे दिया जाए ब्लीचिंग पाउडर इज केमिकली नोन एज कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इस तरह से 3-4 ऑप्शंस हो सकती हैं। सो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि उसका केमिकल नेम क्या है। ब्लू विट्रियोल क्या होता है, कॉपर सल्फेट विद 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, जो आपकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसके साथ फॉर्मूला लिखना है, कॉपर सल्फेट 5H2O। कैलोमल आपका क्या है, कैलोमल आपका जहाँ पे मरकरी आप ये इलेक्ट्रोड में काम आता है, तो उसका फॉर्मूला बच्चों को नहीं पता होता। कैलोमल नाम पता है बट मरकरी से रिलेट कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 है। ये बहुत बेसिक सी चीजें, बट यही बेसिक्स ऐसे हैं जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मार्क्स बनाते हैं, या फिर आपके किसी न्यूमेरिकल में अगर आ गए तो हिंड्रेंस कॉज करते हैं अगर आपको इनका फॉर्मूला ही नहीं पता होगा या केमिकल नेम नहीं पता होगा। ड्राई आइस होपफुली सबने सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, ठीक है, CO2। अब ब्लू विट्रियोल आपका क्या हो गया था, कॉपर सल्फेट। एक ग्रीन विट्रियोल होता है, एक व्हाइट विट्रियोल होता है। ग्रीन में फेरस सल्फेट, व्हाइट जिंक सल्फेट। वहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ पे नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है। अब आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हो जो है ना, उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कहते हो, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटैश बोल देंगे तो KOH। नेक्स्ट जिप्सम, जिप्सम आपका क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। उसके बाद आपका क्या है, हाइपो सॉल्यूशन आपका, जैसे हम नॉर्मली बोल देते हैं हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन क्या है, टाइट्रेशन में आप यूज करते हो Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को हम बोल देते हैं हाइपो सॉल्यूशन। क्लियर। लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अब उसके बाद कुछ आपकी ये टर्म्स हैं, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, लाइमस्टोन, लाइम वाटर, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। अब ये बड़े कॉमन से टर्म्स हैं जो आते ही आते हैं। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम एक ही चीज है, CaOH ट्वाइस। ये फॉर्मूला ये आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला, टर्म्स, केमिकल नेम यानी आपको ये पता होने चाहिए। उसके बाद इसी से रिलेटेड आपका जैसे जिप्सम क्या था, कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मींस हाफ H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, हाफ साथ में अटैच। जब आप कंपेयर करके पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। जिप्सम जैसे आपका CaSO4 था तो आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे ये फॉर्मूला रहेगा। क्लियर। देन आपका मोहर सॉल्ट बहुत आता है। मोहर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट, ये भी आपका डबल सॉल्ट है, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 प्लस साथ में क्या है आपके 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आपका आता है फिलोसफर्स वूल, बहुत कॉमन नेम है, ये बड़ा पूछ लेते हैं, ये तो पता ही नहीं होता। फिर जिंक ऑक्साइड ZnO। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ये भी पूछते हैं। ओलियम, ओलियम बच्चे कई बार ऐसा होता है सल्फ्यूरिक एसिड लिखाते हैं, बट इट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये विद इन द रिएक्शन जब आप सल्फ्यूरिक एसिड उसमें बना रहे होते हो, वहां पे आपका आता है H2S2O7। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो जिनकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सैंड यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। फिर वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा था एक, ये आपका वॉशिंग सोडा है ना। टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट कॉमन सॉल्ट एक ही चीज है। तो ये आपके कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिनका केमिकल नेम, कॉमन नेम और फॉर्मूला मैंने कोरिलेट करके एक टेबल बनाया हुआ है, आप इसको प्लीज गो थ्रू कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कुछ यूजफुल कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर हमने पहले भी किए थे, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। उसके अलावा कुछ और ऐसे हैं, जब कंपटीशन की बात आ जाती है वहां पे आपको कोई मेंशन नहीं करेगा क्वेश्चन में, आपको खुद से पता होना चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल कुछ वैल्यूज, कुछ कोरिलेशंस यहाँ लिखे हुए हैं कन्वर्जन फैक्टर्स, या आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे 1 माइल में 1760 यार्ड्स हैं, 1 यार्ड 3 फीट, 1 फुट 12 इंचेस, ठीक है, 1 फुट 12 इंचेस हो गया, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर। ये वाले वॉल्यूम वाले मैंने आपके डिस्कस किए थे, है ना। तो वॉल्यूम वाले आप वैसे ही कोरिलेट करके निकाल सकते हो। 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर है, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁻³ लीटर, यानी कि 1/1000। अब उसके बाद आपका कुछ और है ऐसे, 1 मेट्रिक टन 1000 kg, 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर, और एकड़ क्या होता है 100 मीटर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, एकड़ छोटा है, हेक्टेयर बड़ा है। एकड़ 100 मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपका इसमें आपस में भी रिलेशन आ जाएगा, तो 1 हेक्टेयर 100 एकड़ के बराबर है। क्लियर। अब ये हैं तो टर्म्स बेसिक, लेकिन नहीं पता लग पाती हैं बच्चों को।
फिर आंगस्ट्रम आपका नॉर्मली आपने पढ़ा हुआ 10⁻⁻10 मीटर। अगर इसका ऑप्शन में आपको सपोज करो आ जाए 1 आंगस्ट्रम इज इक्वल टू ये ना दिया हो, इसके अलावा नैनोमीटर, पिकोमीटर किसी और के साथ को रिलेट करके दिया हो, तो आपको वो भी निकालना आना चाहिए। 1 आंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। आप नैनोमीटर का मतलब क्या है? 10⁻⁹ 10⁻⁹ 10⁻⁻1 दोनों मिला के 10⁻⁻10। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे है 10⁻² पिकोमीटर। फिर 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये बहुत यूज होता है इसकी वैल्यू। वैसे तो बेसिकली आपकी सबसे ज्यादा यही वैल्यू यूज होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या केजी में, बट सम टाइम समवेयर आपकी अर्ग्स, जूल इसमें भी यूज हो जाता है, या फिर आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं जहां आपको कन्वर्जन्स करनी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू बहुत यूज होती है, ये सारी आप वैल्यूज याद कीजिएगा। 760 टॉर, 760 मिलीमीटर मरकरी, 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम और 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर? आपको पता है प्रेशर की सारी यूनिट्स हैं, उसमें अलग अलग आपको वैल्यूज दी हुई हैं, बट ये सारी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन जब करनी पड़ती है एक भी वैल्यू अगर आपको नहीं पता है यू वोंट बी एबल टू कन्वर्ट। कैलोरी किसके बराबर होती है? 4.18 जूल। जूल को आप हटा दोगे तो 10⁻7 अर्ग्स, तो यहाँ पे आपने साथ में 4.18 इंटू 10⁻7 अर्ग्स लिखा हुआ है। ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इसकी कन्वर्जन कई बार यूज हो जाती है। 2.6 हम यूजुअली ले लेते हैं, 2.6 इंटू 10⁻19। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर आप पढ़ चुके हो, मिक्सचर्स कंपाउंड्स हमने पढ़े थे। मिक्सचर्स को अगर आपको सेपरेट करना हो तो कैसे करोगे, है ना? हमने उसके लिए कहा था कि कुछ मेथड्स होते हैं, फिजिकल मेथड से ही हो जाते हैं। वो कौन से मेथड्स हैं, उनकी एक लिस्ट है, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे फिल्टर का यूज होगा। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ फिल्टर टू मैकेनिकली सेपरेट अ मिक्सचर, जिसमें कि एक कंपोनेंट आपका सॉल्युबल होगा किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में और दूसरा नहीं होगा। नेचुरली तभी फिल्टर आउट होगा, है ना? एक आप सॉल्वेंट लेते हो, उसमें मिक्सचर को आप जब डालोगे, उसमें से जिन दो चीजों का मिक्सचर है, एक कंपोनेंट सॉल्युबल हो जाएगा, एक नहीं होगा। सो इन दिस वे फिल्टर आउट हो जाएगा। क्लियर? आपका जो मिक्सचर है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम अ होमोजीनस सॉल्यूशन। इसमें एक्चुअली बेसिकली सॉलिड लिक्विड सेपरेशन की टेक्निक है ये, कि आपका सपोज करो एक सॉलिड है, लिक्विड है, उसका आपस में मिक्सचर है। जब आप उसको हीट करोगे, इसके क्रिस्टल्स बना लोगे, दोनों में से किसी एक का क्रिस्टल बनता है, दूसरे का नहीं बनेगा। सो इन दिस वे जो आपका मिक्सचर था, सेपरेशन उसमें हो जाएगी। क्लियर? एक सॉलिड हो जाए, आपका जो क्रिस्टल्स की फॉर्म निकल के आ रही है वो सॉलिड फॉर्म है, दूसरा जो आपका जिसके क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे वो लिक्विड फॉर्म है। उन्हीं दोनों का मिक्सचर आपका ऑलरेडी हो रखा था। क्लियर? नेक्स्ट है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इसमें आप दो सॉलिड्स को सेपरेट आउट करते हो, हैविंग डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट। एक ही सॉल्वेंट में अगर सपोज करो आपका कोई मिक्सचर है, उसमें दो सॉलिड है, आप एक ही सॉल्वेंट यूज करते हो, उसमें जो आपका मिक्सचर था आपने उसको डिसॉल्व किया, दोनों सॉलिड्स आपके घुलेंगे तो, लेकिन दोनों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। उससे होगा क्या, वो अलग अलग स्टेप पे क्रिस्टल आउट हो जाएंगे। सो इन दिस वे आप क्या करते हो, सेपरेट कर लेते हो उसको। क्लियर? इसीलिए फ्रैक्शंस में आप उसको सेपरेट करते हो, इसलिए नाम क्या दिया गया, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फाइन। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि आप सॉलिड को जब डायरेक्टली कन्वर्ट करते हो वेपर फॉर्म में, है ना, तो वो आपका विदाउट गोइंग इनटू, या कह सकते हो पासिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, उस चीज को आप, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, सब्लिमेशन। सो दो सॉलिड सब्सटेंसेस विच कैन अंडरगो सब्लिमेशन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 2 or more solids is separated by this method। अब इसकी लिमिटेशन है, एक्चुअली जितने भी ये मेथड्स होते हैं उनकी सबकी अपनी लिमिटेशन है कि आप किसी मेथड को कब कहाँ यूज कर सकते हो। जैसे सॉलिबिलिटी का आपका कहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कहीं पे आपका इसका सब्लिमेशन वाला, अगर आपका सॉलिड सब्लाइम ही नहीं होते होंगे तो आप सब्लिमेशन वहां नहीं यूज कर सकते, क्रिस्टल्स नहीं बनाते होंगे इस तरह से इजीली, तो आप उसको क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। सो हर मिक्सचर के लिए अलग अलग आप यू कैन से मेथड्स यूज करते हो सेपरेट आउट करने के लिए। ठीक है, डिपेंडिंग की क्या क्राइटेरिया है, वो किस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसके अकॉर्डिंग आप मेथड यूज करते हो। तो सब्लिमेशन में जो सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमेशन प्रोसेस शो करेंगे, उस तरह के मिक्सचर्स को जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा सॉलिड्स हो सकते हैं, वो इसकी हेल्प से सेपरेट आउट होता है। क्लियर है? आपने सिंपली हीट किया तो आपका जो सॉलिड था वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, लिक्विड स्टेट बीच में आएगी नहीं। इन दिस वे सब्लिमेशन प्रोसेस से वो आप सेपरेट आउट उसको कर लोगे। नेक्स्ट, डीकेंटेशन।
डिकेंटेशन में क्या होता है, जिनको आप सेपरेट करते हो एक्चुअली बेसिकली वो क्या होता है, लिक्विड फ्रॉम एन इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, आपके पास मिक्सचर था, आपने सपोज करो एक लिक्विड था, उसमें सॉलिड भी प्रेजेंट था। अगर आप उस प्रोसेस उसको सॉल्यूशन को क्या करोगे, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालोगे ना, तो आराम से अगर आप स्लाइटली डालते हो एक बीकर से दूसरे बीकर में, तो होता क्या है, नीचे प्रेसिपिटेट से सेडिमेंट्स जो हैं वो बॉटम में कंटेनर के सेटल डाउन हो जाते हैं। लिक्विड आपका सेपरेट आउट हो जाता है, सॉलिड आपका सेपरेट आउट हो जाता है। तो डिकंडेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर दोनों में मिक्सिंग हो जाती है, बट स्टिल डिकेंटेशन भी आपका एक मेथड है जिससे कि आप मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज बेस्ड ऑन डिफरेंसेज इन देयर वोलेटिलिटीज। मतलब क्या है कि जो आपका मिक्सचर होगा उसमें जो भी सब्सटेंसेज हैं वो कितने वोलेटाइल हैं, उनकी वोलेटिलिटी पे का डिफरेंस क्या क्या है। क्यों? क्योंकि आपके जितने उसमें मिक्सचर में कंपोनेंट्स होंगे, कोई हो सकता है ज्यादा वोलेटाइल होगा, है ना, जल्दी आसानी से उड़ जाता होगा, कोई आपका कम होगा। सो उस बेसिस पे, उस डिफरेंस के बेसिस पे आप ये मेथड यूज करते हो और उससे जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं उस मिक्सचर के, उसको आप सेपरेट आउट करते हो। अब इसी में आपका फर्दर क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि आप फ्रैक्शंस यानी कि अलग अलग स्टेप वाइज आप उसको सेपरेट करते हो। सो इट इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स या फ्रैक्शंस, लाइक इन सेपरेटिंग केमिकल कंपाउंड्स व्हिच डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स बाय हीटिंग देम टू अ टेम्परेचर एट व्हिच सेवरल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपाउंड विल इवेपोरेट। होता क्या है, अगर सपोज ऐसा मिक्सचर है आपका, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप क्या कर रहे हो, डिस्टिलेशन में सिंपल वोलेटिलिटी का रोल है, फ्रैक्शनल में क्या है कि वो वोलेटाइल सारे ही हैं, हो सकता है बस उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफर करना चाहिए। जैसे आपने हीट प्रोवाइड करना शुरू किया, आपका मिक्सचर जो है हीट होगा, हीट अप होगा, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो बाद में सेपरेट आउट होगा, जिसका आपका सपोज करो बॉइलिंग पॉइंट इजिली बॉयल अप हो गया, उड़ने लगेगा, एवेपोरेट करने लगेगा, वेपर्स बना देगा, तो नेचुरली वो स्टेप बाय स्टेप एक एक कंपोनेंट आपका सेपरेट आउट होता जाएगा। नेक्स्ट है स्टीम डिस्टिलेशन। अब स्टीम डिस्टिलेशन ये अगर आपके पास मिक्सचर है दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वहां यूज होता है, जिसमें कि एक तो स्टीम वोलेटाइल है और दूसरा नहीं है, कि खाली स्टीम की हेल्प से ही हम उसके वेपर्स बना पा रहे हैं। क्लियर? सो इट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड और लिक्विड कंपाउंड्स विच आर इमिसिबल विद वाटर। ये आप कंडीशन है कि वो वाटर के साथ इमिसिबल होना चाहिए। Volatile with steam contain non-volatile impurities and have high vapor pressure. Naturally अगर वो immiscible with water होगा और steam volatile होगा, easily volatile हो जाता है steam की हेल्प से, non-volatile उसमें impurities होंगी, अब easily अगर volatile हो रहा होगा तो vapor pressure भी हाई होगा। तो अब ये जैसे आप देख रहे हैं कंडीशंस आ गई, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो नेचुरली उस तरह का मिक्स जो आपको मिक्सचर दिया गया है उसमें ये कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं होंगी तो आप क्या करोगे, ये मेथड यूज नहीं करोगे, इसकी जगह कोई और मेथड यूज करोगे। नेक्स्ट है ड्राई डिस्टिलेशन। है ये भी डिस्टिलेशन का एक आप कह सकते हो टाइप ही है, बस इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है आपको इस प्रोसेस को करने के लिए। क्लियर? इट इज द हीटिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल्स टू प्रोड्यूस लिक्विड और गैशियस प्रोडक्ट्स, जो कि आपके उसमें क्राइटेरिया क्या गया, विच कैन कंडेंस इनटू सॉलिड्स। कंडेंसेशन प्रोसेस वो फॉलो हो सकता है ना भी करते हो, जब करेंगे तब आप ये मेथड यूज करोगे कि आप हीटिंग करते हो सॉलिड मटेरियल्स की, वहां से क्या होगा, उसका लिक्विड या गैशियस प्रोडक्ट्स बनते होंगे और वो कंडेंस कर जाएंगे इनटू सॉलिड्स। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट डिस्टिल ऑफ होता जाएगा, कंडेंस होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, वो अलग से आपका कलेक्ट होता जाएगा, बट इस केस में आपको टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई चाहिए। नेक्स्ट वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये वेरिएशन है एक्चुअली डिस्टिलेशन की। यहाँ पे आप वैक्यूम का मतलब क्या है कि आप प्रेशर का रोल आ गया कि हाँ, प्रेशर को आप चेंज करोगे तभी आपका वैक्यूम क्रिएट होगा, उसकी हेल्प से आप डिस्टिलेशन करोगे। सो इट इज द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन वेयर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन टू बी डिस्टिल्ड इज रिड्यूस्ड। कितना? टू लेस देन 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका ये होता है ना, उससे भी आप प्रेशर कम कर दोगे, क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन है जिसको आपको डिस्टिलेशन जिसकी करनी है, अबव द सॉल्यूशन जो भी आपका प्रेशर है वो आप कम कर देते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपने जब प्रेशर कम क्रिएट किया, उसके हेल्प से क्या हो जाएगा कि आपका जो भी सबसे ज्यादा इजिली वोलेटाइल हो जाता होगा लिक्विड, वो सबसे पहले इवेपोरेट कर जाएगा, है ना, यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो। वेरिएशन ही है कि एक में आपने ड्राई डिस्टिलेशन की, एक में आपने स्टीम का यूज किया, एक में आपने प्रेशर का यूज किया, प्रेशर कम करके वैक्यूम क्रिएट किया, है ना। फिर नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब कोई लिक्विड, अब इन दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, वैक्यूम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर में इसका एक क्राइटेरिया है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का, कि अगर आपका कोई लिक्विड जो कि डीकम्पोज कर जा रहा है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आके, है ना, सपोज करो मिक्सचर था कई सारे लिक्विड्स का
उनमें कुछ लिक्विड आपके ऐसे होंगे जो डीकम्पोज कर जाते होंगे अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आते ही। अब वो अगर डीकम्पोज हो जाएंगे तो नेचुरली आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, तब आप क्या करोगे, प्रेशर को नेचुरली रिड्यूस करोगे। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डिक्रीज्ड बाय कैरिंग आउट डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। जैसे आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्यूरिफिकेशन है, उसमें इस मेथड का रोल है। तो क्यों आपका, क्योंकि अगर सपोज करो बॉइलिंग पॉइंट पे आते आते तक वो आपका कंपाउंड डीकम्पोज हो जा रहा है, तो आपने उसको सेपरेट आउट तो नहीं किया है ना, तो इसलिए आपको इस केस में इस मेथड की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन नाम से पता लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं हम यहाँ पे, जिसकी वजह से आप मिक्सचर सेपरेट आउट करते हो। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, उसमें आप सैंपल्स अपने डालते हो, ठीक है, वो बहुत तेज स्पीड से रोटेट करती है, तो पूरा एक प्रोसेस है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हुए आप उन मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करते हो। देन मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या हो जाएगा, ये खाली मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में यूज होगा। जो आपको मिक्सचर होगा उसमें कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, कुछ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, या उनको आप इम्प्योरिटीज कह सकते हो, उसके केस में आप ये यूज करते हो। मैग्नेटिक बेल्ट एक आती है, उसमें आप सपोज करो अपना जो भी मिक्सचर है उसमें डाल देते हो, और उसमें उसके ये आपने एक्सट्रैक्शन वाले मेथड जो आपका चैप्टर होता है उसमें यूजुअली पढ़ रखा होगा पहले भी। तो मैग्नेटिक बेल्ट पे जब आपका वो मिक्सचर जाएगा तो फर्दर आपका क्या होगा, एट द एंड ऑफ द बेल्ट उसके दो हीप्स बन जाते हैं, एक मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, एक नॉन मैग्नेटिक। सो इन दिस वे सेपरेशन हो जाती है। नेक्स्ट है फ्लॉक्यूलेशन। अब फ्लॉक्यूलेशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे आपका सॉल्यूट सॉल्यूशन से सेपरेट आउट होता हो इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स। जैसे आपने आइस फ्लेक्स सुने हुए हैं ना, आइस फ्लेक्स होते हैं, वैसे ही कि आपका कोई सपोज करो कोई मिक्सचर था, उसमें जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको आप पहले क्या करवाते हो, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस आप उसको क्लम्प करवाते हो। क्लम्प करवाते हो मतलब पास लेके आते हो ताकि वो फ्लॉक बन जाए। फ्लॉक जब बनेगा तभी आप फर्दर उसका सेपरेट आउट उसको कर सकते हो। फ्लॉक आपका जो बनेगा वो या तो टॉप ऑफ द लिक्विड सेटल होगा, फ्लोट करेगा, ठीक है, या फिर बॉटम ऑफ द लिक्विड में सेटल डाउन करेगा। दोनों ही केसेस में आप उसको इजिली फिल्टर आउट कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि सॉल्यूट ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्स की फॉर्म में सेपरेट आउट हो फ्रॉम द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। सो प्रोसेस इन विच a solid present in a solvent is extracted by using another immiscible liquid in which that solid is more soluble। मतलब एक ऑलरेडी आपका सॉल्वेंट में सॉलिड जो घुला हुआ था, आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया एक दूसरे लिक्विड में जिसमें कि वो सॉलिड ज्यादा घुलता होगा, ठीक है, लेकिन वो दोनों सॉल्वेंट्स आपस में मिसिबल नहीं होंगे, बिकॉज अगर वो आपस में ही मिल जाएंगे तब आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। अभी आपका कंडीशन आ गई कि दोनों सॉल्वेंट्स जो आपके थे, या दो लिक्विड्स जिसको आप एक बोल रहे हो कि अनदर इमिसिबल लिक्विड, वो दूसरा सॉल्वेंट हो गया, तो आप सॉलिड को बेसिकली एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में लेके आ रहे हो। नेक्स्ट है मैकेनिकल सेपरेशन, कि दो इमिसिबल लिक्विड्स को आप सिंपली सेपरेटिंग फनल की हेल्प से सेपरेट आउट करते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक क्रोमैटोग्राफी, जो आजकल बहुत यूज होती है, बहुत रिसर्चेज में यूज हो रही है। तो ये एक पूरी सीरीज है, इसमें इसकी काफी सारी वेरिएशन है, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, राइट। तो इस तरह की काफी सारी टाइप्स हैं, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसमें, सपोज उसमें क्रोमैटोग्राफी का बेसिकली आपका प्रिंसिपल क्या है कि आप उसमें कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हो बिटवीन लिक्विड और गैशियस फेज या फिर सॉलिड फेज। सॉलिड फेज क्या है यहाँ पे, अब वो आपका स्टेशनरी फेज होता है, यूजुअली हम सिलिका यूज करते हैं। इसमें मेनली क्या चीज है कि एड्सॉर्प्शन का डिफरेंस होना चाहिए ऑन अ पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट। जो आपने मिक्सचर लिया, ठीक है, उसमें आपका एक सॉलिड फेज होगा जिसे कि हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। अब उसमें रिमेनिंग जो कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको सेपरेट आउट करना है, चाहे वो लिक्विड हो सकते हैं, गैशियस फेज हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके केस में हर कंपोनेंट का अपना एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट होगा, किस पे वो एड्सॉर्ब हो सकता है, और उस पे भी एड्सॉर्प्शन की वेरिएशन होगी, कोई ज्यादा इजिली हो जाएगा, कोई मुश्किल से होगा, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट का यूज कर, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क है। एब्जॉर्प्शन होता है ओवरऑल आपका यूनिफॉर्मिटी होती है उसमें, एड्सॉर्प्शन मतलब खाली सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है कोई आपका जो भी आप कंसीडर कर रहे हो, सॉल्वेंट कह सकते हो, या जो भी आपका सब्सटेंस है मेन, वो खाली सरफेस तक अगर रहेगा देन इट इज एड्सॉर्प्शन। बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन एड्सॉर्प्शन ऑन अ पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट दिस होल क्रोमैटोग्राफी कॉन्सेप्ट इज यूज्ड। क्लियर। अब आके इसमें गैस क्रोमैटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी है, कॉलम क्रोमैटोग्राफी है, काफी सारे टाइप्स हैं, बट मेन चीज क्या थी, इसमें दो अलग अलग फेजेस हैं। एक सॉलिड फेज जिसपे कि आप जो स्टेशनरी फेज है हम यूजुअली सिलिका लेते हैं, उसका यूज करते हो, आप एड्सॉर्ब करवाते हो, और दूसरा जो आपका कंपोनेंट होता है, मतलब दूसरा जो लिक्विड या गैशियस फेज होता है, इसके हेल्प से आप इजिली सेपरेट आउट करते हो। ये मोस्ट आप कह सकते हो आजकल सबसे ज्यादा यूज्ड टेक्निक है, रिसर्च में भी या वैसे भी। फिर नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस की, जो कुछ टर्म्स आती हैं हाइग्रोस्कोपिक, है ना। तो हाइग्रोस्कोपिक क्या है, वो सब्सटेंस
जो एयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। पेंटॉक्साइड है आपका, फास्फोरस पेंटॉक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम जिसे आप कहते हो, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये सब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वैसे भी आपने इसको सपोज करो लैब में भी आप देखोगे रखा होगा, तो अगर सील्ड नहीं है प्रॉपर आपका बॉक्स जो आपका कंटेनर है तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, पानी एब्जॉर्ब जैसा हल्का हल्का मॉइस्चर सा पता लग रहा होता है। उसके बाद है डेलिक्वेसेंस, सॉलिड सब्सटेंसेस विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर और यू कैन से लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर सो दैट दे जस्ट पास इनटू द सॉल्यूशन और गेट कन्वर्टेड इनटू द सॉल्यूशन, उन्हें आप क्या कहोगे, डेलिक्वेसेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, इन सब में क्या होता है वो इतना ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि एक तो होता है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया हल्का हल्का आपको लगता है कि ठीक है गीला गीला, बट एक होता है कि वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। उस केस में क्या हो जाएगा, उस तरह के आप सब्सटेंसेस को कहोगे डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस। अब जैसे NaOH की आप पैलेट लोगे, थोड़ी देर तक उसको ऐसे रखो आप स्लाइड पे आपने, ठीक है, निकाल के रखोगे अगर, वो थोड़ी देर बाद ही आपका पूरा सॉल्यूशन बन जाता है, वो पैलेट नजर ही नहीं आती है। नेक्स्ट है एफ्लोरेसेंस। कुछ आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होते हैं जब आप उनको एयर में लेके आओ तो जो भी उनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके साथ अटैच होते हैं वो पार्टली और कंप्लीटली लूज कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है पाउडर्ड फॉर्म में। सो सम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर लूज देयर वाटर पार्टली और होली एंड बिकम पाउडरी ऑन द सर्फेस, उन्हें हम क्या कहेंगे, एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस और प्रॉपर्टी एफ्लोरेसेंस। एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट जिसमें कि 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कॉपर सल्फेट जिसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यूजुअली पूछ ली जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट आ जाएगा, कई बार ऐसा होता है कहीं और यूज हो रहा होता है, हाइग्रोस्कोपिक टर्म यूज आई है कहीं, आपको पता नहीं लगता हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है। तो दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग आउट सम क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल्स भी आ सकते हैं, कंसेप्चुअल्स भी कई बार MCQs के फॉर्म में पूछा जाता है, बोथ वे ये आपकी यूज होगा वहां पे। अब हम कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में बेसिकली मैं हर टाइप के न्यूमेरिकल कवर करूंगी कि आपके कुछ एडवांस न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा टिपिकल होंगे, है ना, कुछ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, MCQs भी, तो मैं सबको कवर अप करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2 एलिमेंट्स X and Y combine to form 2 compounds XY2 and X3Y2. 0.1 mole of XY2 weighs 10 gram and 0.05 mole of X3Y2 weighs 9 gram. Calculate atomic masses of X and Y. अब हमें नहीं पता X क्या है Y क्या है, तो हम क्या कर लेंगे, एटॉमिक मासेज इनके लेट कर लेंगे। लेट एटॉमिक मासेज ऑफ X and Y, ये ले लेते हैं स्मॉल x स्मॉल y रेस्पेक्टिवली। तो हमने ये लेट कर लिया। अब अगर आपको XY2 का मोलर मास निकालना होगा तो क्या कर लोगे आप, X का सिंपली आप सोचो अगर कोई कंपाउंड आपको दिया होता तो आप उसका मोलर मास कैसे निकालते हो, जो भी उनके एटॉमिक मास है उसको प्लस करके। मोलर मास ऑफ XY2 क्या आ जाएगा फिर, X के लिए स्मॉल x प्लस 2y, ये आपका हो गया मोलर मास किसका, XY2 का। ऐसे ही दूसरे का क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ X3Y2, वहां पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y। ये तो आपने इक्वेशन यहां से निकाल ली। अब आपको क्या दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 0.1 मोल ऑफ XY2 किसके बराबर है, 10 ग्राम के, तो आप इसका यूज करोगे। इसका यूज करके आप क्या निकालोगे, यहाँ से मोलर मास और इन दो इक्वेशंस का यूज करके। पहले एक केस में लेते हैं XY2 के केस में, आपको गिवन है 0.1 मोल ऑफ XY2 वेज 10 ग्राम, ठीक है। तो सपोज करो 0.1 आपका 10 ग्राम है, तो 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा, इसके हिसाब से अगर देखा जाए 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा, 100 ग्राम के। और आपने मोलर मास निकाला भी हुआ था, इक्वेशन का यूज किया हुआ था ना, तो इस वहां से क्या आपका एक इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, एक इक्वेशन आ गई, इसको आपने नाम दे दिया। ये था फॉर XY2। इसी तरह हम X3Y2 के लिए भी करेंगे। उसके लिए क्या आपको गिवन है क्वेश्चन में कि 0.05 मोल ऑफ X3Y2, 0.05 मोल ऑफ X3Y2 कितने के बराबर है, 9 ग्राम, ठीक है। यहां से भी आप इसको कन्वर्ट कर लोगे, क्या आ जाएगा, सपोज करो आपका ये आपको 0.05 मोल है ना, आप इसको 1 मोल में कन्वर्ट करो, तो 1 मोल के लिए क्या आ गया, 1 मोल ऑफ X3Y2 इज इक्वल टू 180 ग्राम्स। क्लियर। अब यहाँ से उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। दो इक्वेशन आ गई आपके पास। अब ये दोनों ही मोलर मास है, यहाँ से आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू निकाल लोगे। सो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आप देख सकते हो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, तो एक बारी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, एक बारी y की। 2x इज इक्वल टू 80, x क्या आ जाएगा 40। ये मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रही हूँ बिकॉज इट्स जस्ट सिंपल आपके कैलकुलेशन है। दूसरे केस में आप क्या कर लोगे, 40 प्लस 2y 100, यहाँ से आपका y की वैल्यू आ गई 30। दोनों वैल्यूज आ गई आपकी। आपको एटॉमिक मासेस आपको कैलकुलेट करने थे x और y के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass। अब जैसे यहाँ इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दे रखा है ना, हो सकता है
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार फॉर्मूला ही ना दिया हो तो आपको खुद पता होना चाहिए इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकॉल का एंड वाटर किसी एक सॉल्यूशन में जहां पे 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल है बाय मास। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल मीन्स 20 ग्राम C2H6O2 आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, इसका ये मतलब हो गया। तो यानी आपका मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अलग अलग मोल्स भी पता होने चाहिए, उसके लिए अलग अलग मासेस पता होने चाहिए। सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 में से माइनस कर देंगे यानी कि 80 ग्राम। अब आपको क्या करना है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास डिवाइड में मोलर मास। इसका मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करोगे, हम यहाँ अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, C2H6O2 क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16 इंटू 2, ये आपका आ गया टोटल 62। नंबर ऑफ मोल्स कितने आपके आ जाएंगे 20/62, गिवन मास 20 था और मोलर मास 62 यानी कि 0.322। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का आ गया 0.322 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 80/18 4.444 आ जाएगी मोल फ्रैक्शन इजिली। मोल फ्रैक्शन ऑफ हमने पहले निकाली C2H6O2 क्या आ जाएगा, ऊपर आपके इसके मोल्स आ जाएंगे और नीचे C2H6O2 प्लस NH2। ऐसे कैलकुलेट करते हो आप, 0. कितना था 322 डिवाइड में 0.322 प्लस 4.444, तो ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.068। मोल फ्रैक्शन का मैंने आपको एक चीज बताया हुआ था कि क्या होता है कि अगर आप सॉल्यूट का निकाल लो या सॉल्वेंट किसी एक का निकाल लो, दूसरे का कैसे कर सकते हो 1 में से माइनस करके। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.068 इज इक्वल टू 0.932। तो ये दो वैल्यूज आपकी आ गई, दोनों मोल फ्रैक्शंस आपने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, मास परसेंट का यूज किया था। आपको गिवन था ना 20% बाय मास, उसका मतलब क्या था कि 20 ग्राम आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट था इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, अब ये चीज आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन था कि सॉल्वेंट था, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपका मोल फ्रैक्शन का हो गया, हमने एटॉमिक मासेस निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, वो आप घर से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस यू हैव टू ट्राई एट योर ओन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा और बहुत से न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद MCQs, असर्शन रीजन और कुछ क्वेश्चंस जो पहले आपके आए हुए हैं AIPMT में, कुछ एम्स में, कुछ जी एडवांस मेंस में, राइट। सो क्या है ये क्वेश्चन, फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ 15% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों निकालना है। 15% सॉल्यूशन H2SO4 का आपको गिवन है, उसकी डेंसिटी गिवन है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। अगेन यू हैव टू ट्राई इट। एक के केस में कराया हुआ था, दूसरा आपको निकाल, यहाँ पे आपको उसी के बेसिस पे दूसरा भी आप निकाल लोगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू गाइज। आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर इट टू योर फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीवेयर, and also subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get all the notifications immediately as soon as I upload the video, right? So keep watching my channel. Thank you.